हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों उस एग्जाम का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान, मतलब कि जीके वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं या फिर पहली बार आए हैं तो उनको मैं बता देता हूं कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस करंट वाले पेपर्स, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो कोई फोर्स नहीं है। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे और आपको लगे कि आपको बेनिफिट हुआ है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, वांगला त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि ये जो बांग्ला त्योहार है ये त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, बांग्ला जो त्योहार है ये त्योहार मनाया जाता है मेघालय में। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय के अंदर दोस्तों ये त्योहार मनाया, ठीक है। और दोस्तों बांग्ला त्योहार को 100 ड्रम के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? 100 ड्रम के रूप में, ठीक है। ये जो बांग्ला त्योहार है इस त्योहार को दोस्तों 100 ड्रम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 100 ड्रम का त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए मेघालय। क्या आंसर बनेगा आपका? मेघालय दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। और दोस्तों इस त्योहार को मिनिमम 2 दिनों तक मनाया जाता है। मैक्सिमम आपकी मर्जी है, लेकिन दोस्तों मिनिमम 2 दिनों तक इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। दोस्तों इसका जो पहला दिन होता है, इस त्योहार का जो पहला दिन होता है उस दिन को बोलते हैं रागुला। क्या बोलते हैं? रागुला। मतलब कि जब आप लोग सेलिब्रेट करते हो इस त्योहार को तो इसका जो पहला दिन होता है उस दिन को बोलते हैं रागुला, ठीक है। और दोस्तों इसका जो दूसरा दिन होता है उस दिन को बोलते हैं कक्कड़। क्या बोलते हैं? कक्कड़ बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बांग्ला त्योहार का जो पहला दिन होता है उस दिन को क्या बोलते हैं तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा रागुला। क्या बोलते हैं? रागुला बोलते हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बांग्ला त्योहार का जो दूसरा दिन होता है उस दिन को क्या बोलते हैं तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा कक्कड़। क्या बनेगा? कक्कड़ आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों इस त्योहार को सेलिब्रेट कौन करता है तो दोस्तों याद रखना, इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं आदिवासी लोग। कौन करता है? आदिवासी लोग इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं तो दोस्तों वो लोग सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने बांग्ला त्योहार के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सभी के सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बनता है बांग्ला त्योहार से तो दोस्तों आप लोग आसानी से आंसर बता दोगे, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इस क्वेश्चन ने क्या पूछा था तो दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा था कि जो बांग्ला त्योहार है ये त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि बांग्ला त्योहार मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में मेघालय दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है हिमाचल प्रदेश, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है मेघालय। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास 2 स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है, भीम बेटका का शैलाश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि भीम बेटका का शैलाश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि भीम बेटका का शैलाश्रय भारतीय पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश की तलहटी में स्थित है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, क्या बोला था मैंने बोला था भारतीय पठार, भारतीय पठार के दक्षिणी, याद रखना सब कुछ, ठीक है, दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत, याद रखना कौन सा पर्वत, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश की तलहटी, कहाँ पर, तलहटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश की तलहटी में स्थित है। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला है कि भारतीय पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत, कौन सा पर्वत, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश की तलहटी में स्थित है। दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि भीमबेटका का शैलाश्रय किस पर्वत पर स्थित है। तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा विंध्य पर्वत। क्या बनेगा, विंध्य पर्वत दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि भीमबेटका का शैलाश्रय किसके किनारे स्थित है। तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा दक्षिणी किनारे पर। कहां पर, दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, और दोस्तों थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि भीमबेटका का शैलाश्रय कहां पर स्थित है। तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर वो राज्य पूछ लेता है तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर बनेगा आप लोगों का। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों स्टेटमेंट में क्या लिखा था, तो दोस्तों स्टेटमेंट में लिखा था कि भीमबेटका का शैलाश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है। मतलब कि पहली स्टेटमेंट हमारी कैसी हो गई, फिर बिल्कुल सही हो गई। क्यों, क्योंकि दोस्तों भीमबेटका का शैलाश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, तो दोस्तों सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में स्थित है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित है। कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित है। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों कि सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है। ठीक है, अब दोस्तों फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और दोस्तों सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब कि दोनों सही है। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो दोस्तों डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, तो दोस्तों सिंपल याद रखना, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है उसका पेमेंट वही व्यक्ति करता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है उसका पेमेंट वही व्यक्ति करता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारा पैसा कमाया। ठीक है, अब दोस्तों आपने पैसा कमाया है तो उस पैसे पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स की पेमेंट कौन करेगा, आप ही करोगे। ठीक है, कोई आपका दोस्त या फिर आपका कोई रिश्तेदार नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि पैसा आपने कमाया है तो टैक्स भी आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स। क्या लिखा है, इनकम टैक्स। तो दोस्तों इनकम टैक्स भी क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। अब एग्जांपल लिया मैंने, आपने पैसा कमाया तो आपने पैसा कमाया वो आपकी क्या है, इनकम है। ठीक है, अब इनकम पे आप क्या दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि
इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड में लिखा है गिफ्ट टैक्स। क्या लिखा है? गिफ्ट टैक्स लिखा है। तो दोस्तों गिफ्ट टैक्स भी कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब दोस्तों कि फर्स्ट भी डायरेक्ट टैक्स है और सेकंड भी डायरेक्ट टैक्स है। तो दोस्तों हमारा आंसर बनेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बनेगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो कि ये किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है ओनली वन, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है ओनली सेकंड, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन दोस्तों लिखा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। मतलब कि पहला भी सही है और सेकंड भी सही है, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 11th और 12th के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स को पढ़ रखा है वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बाकी के स्टूडेंट दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल इनकम से। कहाँ से पूछा गया है? नेशनल इनकम से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल इनकम दोस्तों क्लास 12th का एक चैप्टर है, उस चैप्टर से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा आसान नहीं है। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। वो कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं पता होंगे तब तक दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि क्लास 11 12th में जिनके पास इकोनॉमिक्स थी वही कर सकते हैं और बाकी के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग जीएनपी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जीएनपी के रिगार्डिंग में इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑप्शंस को रीड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है जीडीपी, सेकंड में जीडीपी, थर्ड में जीडीपी और फोर्थ में भी जीडीपी। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा जो आंसर बनेगा वो जीडीपी से ही बनने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है जीएनपी। क्या निकालना है? जीएनपी दोस्तों हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जीएनपी को लिख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिया जीएनपी, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शन में जब मैंने देखा था तो सभी के सभी ऑप्शन दोस्तों जीडीपी से स्टार्ट हो रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख लूंगा जीडीपी, ठीक है। अब दोस्तों जो जीडीपी लिखा है मैंने और यहाँ पे जीएनपी लिखा है, इन दोनों को दोस्तों आपस में कंपेयर करूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा? देखो यहाँ पे क्या बना है? जी बना हुआ है और यहाँ पर भी क्या है? जी है। मतलब कि जो पहला लेटर वो कैसा है? बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों लास्ट देखो क्या है? पी है और यहाँ पे क्या है? पी है, मतलब कि ये भी सेम है, ठीक है। अब दोस्तों बीच वाला देखो, यहाँ पे बना है डी। क्या बना है? डी बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे क्या बना हुआ है? यहाँ पे बना है एन। मतलब कि बीच वाला जो लेटर है वो क्या है? अलग है। तो हम क्या करेंगे? इस डी को, ये जो डी है इसे मैं क्या बना दूंगा? एन बना दूंगा। क्या बना दूंगा? एन। जब दोस्तों डी से एन की तरफ जाते हैं तब दोस्तों प्लस करते हैं क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या करते हैं? नेट फैक्टर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये दोस्तों ऐड करते हैं कहां पर? जीडीपी के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये बात उन्हीं को पता होगी जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स को पढ़ रखा होगा, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने दोस्तों जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में प्लस कर दिया क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया था? मैंने जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी के अंदर प्लस कर दिया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया था। जीडीपी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को बोलते हैं विदेशों से शुद्ध कारक आय। क्या बोलते हैं? विदेशों से शुद्ध कारक आय बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो कि ये बातें कहां पर किस ऑप्शन में दे रखी हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और यहां भी क्या लिखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
इसका मतलब है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आया होगा जिन्होंने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स को पढ़ रखा होगा, बाकी के स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही डीपली कहानी है। अगर मैं इसे कराने बैठूंगा तो दोस्तों एक क्लास में कंप्लीट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने ऑलरेडी करा रखा है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क में। कैसे रहेगा, होमवर्क में दोस्तों ये क्वेश्चन रहने वाला है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे, ठीक है। मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, जूम कर दिया मैंने पहले से ही ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसका आंसर वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आपको कैलकुलेट करना है मास नंबर। क्या निकालना है, मास नंबर दोस्तों आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है 1023, ये गलत है। इसका मतलब है 10 की पावर 23 है, मतलब कि 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों में निकालना क्या है, तो दोस्तों हमें निकालना है मास नंबर। और दोस्तों हमें किसका मास नंबर निकालना है, तो दोस्तों हमें निकालना है N2 मोलिक्यूल्स का मास नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि जो यहाँ पे N लिखा है, मतलब कि नाइट्रोजन लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 14.0067 अप्रॉक्स दोस्तों इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों हमें निकालना किसका है, तो दोस्तों हमें निकालना है N2 मोलिक्यूल्स का। तो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, मतलब कि हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 28 बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों चेक करोगे किस ऑप्शन में 28 दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 14, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन दोस्तों लिखा है 28 जी, इसका मतलब है कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी दोस्तों इसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों इसे कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके द्वारा दोस्तों मास नंबर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये फॉर्मूला आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ लिखोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों आप लोग मुझे बताओगे कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके द्वारा मास नंबर निकाला जाता है, ठीक है। और दोस्तों आसान शब्दों में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसका आंसर क्या बनेगा, 28 इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। और कैसे निकाला वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा रखा है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है नेचुरल सोर्स एसिड, क्या पूछा गया है, नेचुरल सोर्स एसिड। और दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट में लिखा है कर्ड, सेकंड में लिखा है टोमेटो, लैक्टिक एसिड लिखा है, यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड लिखा है। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग मुझे आंसर दोगे कि दोनों पेयर सही हैं या फिर गलत हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इसका आंसर ना पता हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को वहाँ पे ये समझा दूंगा कि दोनों करेक्ट हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। ये हिंदी में, यहाँ पे हिंदी में रीड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ से कर लेंगे। ये लिखा है यहाँ पे दही लिखा है, एक मिनट, ये दही लिखा है, यहाँ टमाटर लिखा है, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड है और ये ऑक्सैलिक अम्ल है, ठीक है। आप लोग पढ़ना और इसका आंसर देना, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में दूसरी स्लाइड पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है हाउ मैनी कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जो दोस्तों इंडिया की लैंड बाउंड्री को शेयर करती हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये क्या है, हमारा इंडिया है। तो इंडिया के बगल में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो यहाँ से चिपकी हुई, मतलब कि टच करती हुई हैं, ठीक है। तो उन कंट्रीज के नाम लिख रहा हूँ मैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे है पाकिस्तान, क्या है,
पाकिस्तान, सबको रफ करके लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान। तो पहली कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड दोस्तों है अफगानिस्तान, ठीक है, और दोस्तों थर्ड है चाइना, चाइना भी टच करता है, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री को। और फोर्थ नंबर पे जैसे मान लो नेपाल है, ठीक है, नेपाल भी टच करता है। और पाँचवें नंबर पे लिखता हूँ मैं भूटान, भूटान भी टच करता है, ठीक है, भूटान हो गया। और सिक्स नंबर पे म्यांमार, ठीक है, ये भी टच करता है, म्यांमार ये भी एक कंट्री है, ये भी टच करती है, ठीक है। और दोस्तों सातवां है बांग्लादेश, बांग्लादेश क्या करता है, इंडिया की लैंड बाउंड्री को टच करता है, ठीक है। तो दोस्तों टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जो क्या करती हैं, इंडिया की लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चाइना, फिर है नेपाल, फिर है भूटान, फिर है म्यांमार और लास्ट है बांग्लादेश, ठीक है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंडिया का जो मैप देखते हैं तो सबसे नीचे श्रीलंका भी है, देखा होगा, वो भी क्या करती है, इंडिया। इस वजह से दोस्तों वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि टोटल 7 कंट्रीज हैं जो क्या करती हैं, इंडिया की लैंड बाउंड्री को टच करती हैं, शेयर करती हैं, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शंस में देखते हैं कि 7 किस ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन देखने के लिए अगली स्लाइड में जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो दोस्तों ये है वो अगली स्लाइड, ठीक है। हिंदी में जैसे रीड करना है क्वेश्चन नंबर 8 वो हिंदी में रीड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कितने देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपका आंसर निकल के आएगा 7 कंट्रीज, मतलब कि 7 देश हैं जो क्या करते हैं, स्थलीय सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 7। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है इसमें। तो दोस्तों इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट फाउंड इन वेस्टर्न घाट, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा वेस्टर्न घाट में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है थाल घाट पाया जाता है, सेकंड में लिखा है भोर घाट ये भी पाया जाता है, और दोस्तों थर्ड में लिखा है पाल घाट ये भी दोस्तों वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है हल्दी घाटी, क्या लिखा है, हल्दी घाटी। तो दोस्तों हल्दी घाटी वेस्टर्न घाट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर बनेगा, ठीक है। स्टार्टिंग के तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों तीनों को तीनों वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट में लिखा है हल्दी घाटी ये दोस्तों वेस्टर्न घाट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा है इसमें। तो दोस्तों इसमें लिखा है विच पेयर ऑफ पीक कंट्री इज करेक्ट, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि पीक के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट में लिखा है मकालू, क्या लिखा है, मकालू। तो दोस्तों मकालू जो है वो क्या है, वो दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, क्या है, मकालू क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो दोस्तों नेपाली तिब्बती चीनी सीमा पर हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे लिख देता हूँ नेपाली, ठीक है, याद रखना नेपाली तिब्बती, ठीक है, नेपाली तिब्बती चीनी सीमा पर, कहाँ पर, चीनी सीमा पर हिमालय में स्थित है, ठीक है, हिमालय में स्थित है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया में स्थित है, इसका मतलब कि फर्स्ट जो है वो क्या है, गलत है, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसने पूछा है कि कंट्री के अकॉर्डिंग कौन सा इन दोनों में से सही है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट क्या है, गलत है, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंडिया, लेकिन जो मकालू जो पहाड़ है वो कहाँ पाया जा रहा है, वो पाया जाता है नेपाली तिब्बती चीनी सीमा पर हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि फर्स्ट जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो सेकंड में क्या लिखा है। तो दोस्तों सेकंड में लिखा है नंगा पर्वत, क्या लिखा है, नंगा पर्वत। तो दोस्तों जो नंगा पर्वत है ये पाया जाता है कश्मीर क्षेत्र के पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्र में
पश्चिमी हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर क्षेत्र के पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ठीक है, इसको दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कश्मीर कश्मीर क्षेत्र के पाकिस्तानी, ठीक है याद रखना, पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि जो नंगा पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? वो दोस्तों स्थित है कश्मीर क्षेत्र के पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ठीक है, नंगा पर्वत। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे दोस्तों लिखा है नेपाल। क्या लिखा है? नेपाल। इसका मतलब कि सेकंड भी क्या है? गलत है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है। इसका मतलब कि जो आंसर बनेगा वो बनेगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, मतलब कि ना पहला सही है और ना ही दोस्तों दूसरा सही है। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है ओनली वन, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है ओनली सेकंड, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है बोथ, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में दोस्तों लिखा है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बिल्कुल डीपली पढ़ाया है, हर एक चीज़ समझाई है, लिख करके समझाई है। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों आप लोग छोड़ के ना आओ, 100% उसको पिक करके आओ, मतलब कि सॉल्व करके आओ। ठीक है, अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है तो कैसे बनेगा? वो आपसे पूछ लेगा कि जो मकालू पर्वत है ये कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा नेपाली तिब्बती चीनी सीमा पर हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखना कि ये जो नंगा पर्वत है, कौन सा पर्वत है? ये जो नंगा पर्वत है इसे दोस्तों दीमर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीमर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस पर्वत को दोस्तों दीमर भी कहा जाता है। ठीक है, भूलना नहीं है, क्या लिखा है मैंने? दीमर लिखा है। ठीक है, नंगा पर्वत को दीमर भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों है कश्मीरी क्षेत्र के पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ठीक है, कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत या फिर दीमर पर्वत। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 ये है, एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? तो दोस्तों इसमें लिखा है किताब उल हिंद द्वारा लिखी गई थी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो किताब उल हिंद है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों याद रखना किताब उल हिंद लिखी गई थी अल ब्रूनी। किसने लिखा था? अल ब्रूनी ने किताब उल हिंद को लिखा था। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना अल ब्रूनी ने किताब उल हिंद को लिखा था। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग अच्छे से याद रखोगे। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाता है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा अल ब्रूनी। क्या बनेगा? अल ब्रूनी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है इन विच ईयर साइमन कमीशन केम टू इंडिया। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो दोस्तों याद रखना साइमन कमीशन आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में दोस्तों ये भारत आया था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में 1928 दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 1927, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है 1929, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 1925, ये भी गलत हो गया। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है 1926, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शन कैसे हैं? हमारे गलत हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप कहोगे कि चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हम आंसर क्या लिख के आएंगे? तो दोस्तों याद रखना डीएसएसबी के एग्जाम में यही ऑप्शंस दिए गए थे और दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो गया था? गलत हो गया था। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि इसके ऑप्शन क्या थे? गलत थे। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है लेकिन दोस्तों ऑप्शन क्या है इसके? गलत थे। ठीक है, इसका आंसर बनेगा 1928, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन आया था 1928 में आया था। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आई होप दोस्तों आप ये याद रखोगे। ठीक है,
अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि विडो रीमैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। विडो रीमैरिज का मतलब होता है दोस्तों कि जो विधवा हो जाती हैं उनका दोबारा से विवाह करना चाहिए। ठीक है, वो एक्ट कब पारित हुआ था? तो दोस्तों वो एक्ट बना था 1856 में। कब बना था? 1856 में दोस्तों एक्ट बना था कि जो लड़कियां विधवा हो जाती हैं वो दोबारा से शादी कर सकती हैं, मतलब कि विवाह कर सकती हैं। ठीक है, पहले क्या होता था दोस्तों कि जो लड़कियां विधवा हो जाती थी, विधवा का मतलब है कि जिनका पति मर जाता था, डेथ हो जाती थी, वो लोग दोबारा शादी नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों 1856 में एक एक्ट बना। ठीक है, इसमें लिखा गया कि जो लड़कियां विधवा हो जाती हैं वो क्या कर सकती हैं? दोबारा से शादी कर सकती हैं। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि 1856 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 1857, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन दोस्तों लिखा है 1856, इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, क्या लिखा है इसमें? तो दोस्तों इसमें लिखा है जुलाई 2021 में किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया था? तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जुलाई 2021 में सबसे ऊंचा रेत का महल बनाने वाले देश का नाम है डेनमार्क। क्या नाम है? डेनमार्क ने दोस्तों सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है इंडिया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है डेनमार्क, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और दोस्तों करंट अफेयर से पूछा गया था। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग देख करके इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज भीम यूपीआई पेमेंट सिस्टम, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वह कौन सी पहली कंट्री है जिसने दोस्तों भीम यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया था। तो दोस्तों उस कंट्री का नाम है भूटान। किसने किया था? भूटान ने दोस्तों सबसे पहली बार भीम यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में भूटान दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में नेपाल, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है बांग्लादेश, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है भूटान, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आप लोग दोस्तों याद रखना कि भीम यूपीआई पेमेंट सिस्टम का सबसे पहले अडॉप्ट करने वाली कंट्री का नाम है भूटान। क्या नाम है? भूटान नाम है। ठीक है, अगर दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाता है तो दोस्तों आप लोग आसानी से इसको सॉल्व करके आ जाना। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, एक मिनट जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, तो दोस्तों इसमें लिखा है जनवरी 2021 में बीडीएल ने भारत में स्टार स्ट्रीट एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि बीडीएल ने स्टार स्ट्रीट एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है थेल्स। क्या नाम है? थेल्स नाम है। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में थेल्स दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है थेल्स, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, दोस्तों ये क्वेश्चन पीआरटी में भी आया है, पीजीटी में भी आया है और दोस्तों टीजीटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
इज रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह कौन सा आर्टिकल है जो दोस्तों अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, मतलब कि एबोलिश करता है। तो दोस्तों याद रखना उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 17। क्या नाम है? आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में आर्टिकल 17 दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है आर्टिकल 15। क्या लिखा है? आर्टिकल 15। तो दोस्तों आर्टिकल 15 बताता है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर दोस्तों कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और किसके अकॉर्डिंग की जाएगी? आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना है आपको। ठीक है, कौन कहता है? आर्टिकल 15 कहता है। अगर करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 16। क्या लिखा है? आर्टिकल 16। तो दोस्तों आर्टिकल 16 कहता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान रोजगार का अधिकार रखता है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार का समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है आर्टिकल 17। तो दोस्तों आर्टिकल 17 मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आपको शो करता है अनटचेबिलिटी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ छुआछूत का विचार नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्टिकल 17। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 18। क्या लिखा है? आर्टिकल 18। तो दोस्तों आर्टिकल 18 बात करता है उपाधि। किसकी बात करता है? उपाधि की बात करता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं। ठीक है, उपाधि की बात कौन करता है? आर्टिकल 18 बात करता है। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि भारत संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, वो किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो दोस्तों याद रखना 42 अमेंडमेंट मतलब कि 42वां संशोधन हुआ था, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 42। क्या लिखा है? 42। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 42 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 अमेंडमेंट हुई थी, मतलब कि 42 संशोधन हुआ था जिसमें दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आप याद रखोगे। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है थॉमस और ऊबर कप किस खेल से संबंधित है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि थॉमस और ऊबर जो कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना ये संबंधित है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से दोस्तों ये संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है बैडमिंटन, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, एक मिनट जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, हाँ, इन विच कंट्री द फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम कहां पर आयोजित किया गया था। तो दोस्तों याद रखना फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम आयोजित किया गया था सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर में दोस्तों ये गेम आयोजित किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में सिंगापुर दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है जापान, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन रसिया, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन लिखा है चाइना, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन दोस्तों लिखा है सिंगापुर, इसका मतलब कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है, तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए हैं तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।